जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने 7 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था ना दोस्तों। तो आज बेटा लेक्चर चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला बेटा है? 8। लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है? 8। ठीक दोस्तों, यानी कि चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 8 आज इसमें आपको चर्चा करनी है। इसके आज लेक्चर नंबर 8 में आज आपको सिखाया जाएगा क्या, अभी बताएंगे। ज़्यादा उत्सुक हो ना जानने के लिए, थोड़ा इंतजार करो, अभी बता रहे क्या सिखाया जाएगा लेक्चर नंबर 8 में दोस्तों। ठीक है, तो आपको लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6, 5, 4 और 3 का लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ही लेक्चरों को देख सकते हैं। और यदि आप सारे लेक्चर नंबर 1 से लगाकर और लेक्चर नंबर कितना 7 या 8 तक जो सारे लेक्चर सीरियल वाइज यदि आप देखना चाहते हैं बेटा, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट का बेटा नाम क्या है? क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे इस प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, जैसे प्लेलिस्ट पे गए और जैसे इस पे क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर आपको दोस्तों क्या सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई दोस्तों? तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। दोस्तों मतलब क्या है कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, मतलब आप किसी कार्य को करना चाहते हैं और यदि नए सिरे से आप उस कार्य को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपको पहले दफा जब देखेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये कार्य हमसे नहीं हो सकता। पढ़ाई भी को ले ले, यदि आप जैसे गए पहले कक्षा 7 में थे, 8 थे, 9 में थे और 8 से 9 में आए, आप सोचते हैं क्या मैथ ले या साइंस ले, या 9-10 में थे तो 10 में थे तो 10 से क्या 11 में गए। ठीक है, अब जब 11 में सोचे क्या ले, हम मैथ ले साइंस ले, हमको मैथ तो बहुत कठिन लगती है, हमको सर फिजिक्स तो बहुत कठिन लगती। अरे भैया उसको थोड़ा अध्ययन करिए, उस पर थोड़ा उस पर चर्चा करिए, 1-2 अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, उस पर बैठ के थोड़ा अध्ययन कीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीने 2 महीने 3 महीने तक उसको पढ़िए। तो आपने किताब देख ली, इतनी मोटी सी किताब है, इतनी मोटी किताब हम उसको कैसे पढ़ेंगे? मतलब अंदर से आपने डर पहले से ही पैदा कर लिया। तो डर पैदा मत करिए, पहले उस चीज पे अध्ययन करिए। जैसे आपको मैथ फिजिक्स पढ़ रहे हो उस समय, तो फिजिक्स को पहले पढ़िए, तो समय उसको दीजिए, महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन जितना आप समय दीजिए, महीने 2 महीने आप जो पढ़ेंगे ईमानदारी के साथ, उसको समय ईमानदारी के साथ बेटा, ईमानदारी के साथ इसलिए यूज कर रहे हैं, ये नहीं बस खोला 4 पन्ने पलटे 10 मिनट गुजरे बंद करके रख दिया। ये कोई पढ़ाई थोड़ा भाई, क्वेश्चन घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दिन में पढ़ो, उसको देखो। यदि कठिन आपको सब्जेक्ट कठिन लग रहा, फिर यदि आप महीने 2 महीने यदि आराम से महीने 2 महीने उसको पढ़ डालें तो आप 100% उस सब्जेक्ट में रुचि आपको आने लगेगी। यदि महीने 2 महीने आराम से उसको पढ़ लिया, इसलिए कहा आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। जब आप थोड़ा आज किताब खोली, आज नहीं अच्छा लग रहा, अब जब महीने 2 महीने उस किताब को पढ़ोगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो जाहिर सी बात उसमें क्या इंटरेस्ट आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, क्योंकि उसमें क्या आप सीख जाओगे। जब सीख जाओगे तो उसमें क्या पढ़ने में मजा आने लगेगा कि हाँ अच्छा ये चीज इतना आसान हम कर सकते हैं। इसलिए धैर्य रखिए, यदि आपके पास धैर्य है तो सब कुछ है। आगे कह रहा है बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। लेकिन ये खास बात ये है, आपने 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, अब लग रहा समझ में नहीं आया तो आप बंद करके रख दीजिए। तो यदि आप बंद करके रख दोगे तो कैसे समझ में आएगा? मतलब उम्मीद मत खो कि हम इसको सीखेंगे ही सीखेंगे, चाहे हमारा 2 महीने में सीखे हम, चाहे 4 महीने सीखेंगे, हम सीख कर ही मानेंगे। क्योंकि इंसान ऐसा इंसान है कि इंसान सब कुछ कर सकता, बस वो एक बार ठान ले। इंसान यदि एक बार ठान ले तो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है। अपनी शक्ति को दोस्तों पहचानो, तो आपके में इतनी अंदर पावर है, अपनी पावर को पहचानो और उसको जगाओ, सोई हुई ताकत को अपनी जगाओ और फिर देखो मन लगा के पढ़ाई करो, देखे नहीं समझ में आती है आपको। तो उम्मीद कभी नहीं आना किसी भी सब्जेक्ट को, या कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे अपने दैनिक जीवन में कोई कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उम्मीद कभी मत हारो। उम्मीद हर समय, एक उम्मीद की किरण हर समय जला के रखो।
एक उम्मीद की किरण हर समय जला के रखो, और यदि उम्मीद की किरण आप जला के रखेंगे तो कैसा भी कार्य है, समय भले लग सकता है, आप 100% सफल होकर निकलेंगे दोस्तों। बात समझ पाए कि नहीं? इसीलिए कहा था आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आप यदि कार्य करना स्टार्ट करेंगे तो उस समय भले आपको मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होते जाएगा आपको वही कार्य में रुचि आने लगेगी, क्योंकि इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि आपने उसके साथ समय बिताया है। और जब आपने उसके साथ समय बिताया है तो आपको जाहिर सी बात कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, फिर कह रहा बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। और यदि आपने उम्मीद छोड़ दी तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए उम्मीद मत, कभी भी किसी भी कार्य को करने में उम्मीद आप कभी मत हारना। और यदि आपने उम्मीद नहीं हारी, लगातार करते रहे वो कार्य, तो 100% आपका भाई विश्वास दिलाता है 100% आप सफल होकर निकलेंगे। जो लक्ष्य, जो उद्देश्य लेकर निकले होंगे, जिस कार्य को करने के लिए निकले होंगे, वो कार्य हमेशा सिद्ध होगा और आप उस कार्य में सफल होंगे दोस्तों। इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बेटा चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट। लेक्चर नंबर कौन सा है? 8। देखो दोस्तों चैप्टर का नाम क्या था फर्स्ट का? वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र। हमने वैद्युत आवेश के बारे में भी चर्चा कर लिया था, कूलाम बल, कूलाम का नियम वगैरह भी पढ़ा दिया था। अब विद्युत क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र मतलब एक ही, चाहे विद्युत कहें चाहे वैद्युत कहें, ठीक, दोनों का मतलब एक ही। तो आज की जो बेटा आपकी हेडिंग, पहली हेडिंग है विद्युत क्षेत्र। इसमें आज की आपको हेडिंग, एक हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, तो थोड़ा इंतजार करिए, उस हेडिंग का भी नाम अभी बताएंगे। पहले हेडिंग डाल लीजिए आप विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है कि विद्युत क्षेत्र दोस्तों होता क्या है। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, लिख लेंगे तब ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। इसलिए आप साथ में लिखते रहिए और बेटा नोट्स आप सभी छात्र जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपके सच्चे साथी, यही एग्जाम के समय आपके काम आने वाले। इसलिए इसमें इस बात को बार बार दोहराता हूं कि आप नोट्स जरूर बनाइए, साथ में लिख लीजिए। हम लिख रहे हैं, उसके बाद समझाते हैं। किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उनके वैद्युत, जहां तक किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उनके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, उस आवेश अथवा, लिखते रहिए, उस आवेश अथवा आवेशित वस्तु को उस आवेश अथवा आवेशित वस्तु को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से समझिए बेटा, क्या कहा? किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उनके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, उस आवेश अथवा आवेशित वस्तु को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान समझिएगा, किसी आवेश, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई आवेश, हमने मान लिया Q है हमारे पास कोई आवेश, ठीक। क्या कहा? किसी आवेश, तो हमने Q आवेश मान लिया। फिर क्या? अथवा आवेशित वस्तु। अच्छा, यदि कोई वस्तु आवेशित होगी तो उसमें भी तो आवेश होगा, नहीं समझे?
कहा किसी आवेश, हमने आवेश क्यों ले लिया, लेकिन लास्ट में फिर आगे फिर लिखा कि अथवा आवेशित वस्तु। अच्छा यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उसमें आवेश होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसमें भी तो कोई आवेश होगा भाई। आवेश कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, तो उसमें भी ना कोई तो आवेश होगा कि नहीं होगा, तो उसमें भी कोई आवेश होगा, इसीलिए चाहिए आवेश ले लें या कोई आवेशित वस्तु लेने के लिए उसमें आवेश तो होगा, इसलिए हमने एक आवेश ले लिया। के चारों ओर का वह क्षेत्र, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र मतलब इसके चारों ओर कोई ना कोई एक एरिया बनेगा, तो क्या, जिसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उनके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। मतलब ये हमारा जो आवेश है इसके चारों ओर का एक एरिया, इस आवेश के कारण इसकी एरिया मान लेते ये है, इसके चारों ओर की एक एरिया ये है, जो हमने आवेश लिया इसके चारों ओर की एक एरिया हमारे पास ये है मान लेते हैं, ठीक है। इस एरिया में इस आवेश का जो है, ये आवेश यहां तक अपना वैद्युत बल लगाता है। मतलब यदि मान लेते कोई दूसरा आवेश मान लेते यहाँ पे Q रखा है, Q1 रखता है, मान लेते कोई दूसरा आवेश Q1 रखा है यहाँ पर, तो ये इस पे बल नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी सीमा निश्चित है कि इसका वैद्युत बल सिर्फ जो हमने गोला खींचा यहीं तक कार्य करेगा, यहीं तक कार्य करेगा, तो इस पे कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ये आवेश Q1 यहाँ से कूदकर इसके बॉर्डर पे आ गया, इसके छोर पे यहाँ पे आ गया, वैसे ये आवेश Q जो है Q1 पर एक बल लगाने लगेगा। आवेश जो Q है Q1 पर एक बल लगाने लगेगा और Q1 को अपनी ओर क्या करने लगा, जब बल लगाएगा तो एक दूसरे के बल से बंध जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। वही तो कहा किसी आवेश, तो ये आवेश होगा, अथवा आवेशित वस्तु यानी कि उसमें भी आवेश होगा कि चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों ओर का वह क्षेत्र होगा जहां तक उनके वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। अब वैद्युत बल का अनुभव हम कब करेंगे, जब किसी दूसरे आवेश को लाएंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि वैद्युत बल का अनुभव कैसे होगा। भाई हम वैद्युत बल का हमको अनुभव करना तो कोई दूसरा आवेश लेके आएंगे ना। अब इस आवेश Q1 यहाँ रखा था, तो जब आवेश Q1 हमने यहाँ पे रखा तब, और आवेश Q रखा, तो इन दोनों के बीच में कोई बल नहीं कार्य कर रहा था। तो जैसे ही इस Q1 को थोड़ा सा हम इधर बढ़ाएं, जैसे Q1 को थोड़ा सा हमने इधर बढ़ाया, तो जैसे इसकी बॉर्डर पे आया तुरंत इन दोनों के बीच में जैसे इधर बढ़ाया तो देखा कि इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है। तो हमको पता चल गया कि यानी कि इसका जो आवेश Q है यहां तक इसकी सीमा है, यहां तक इसकी सीमा है। फिर आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, जहां तक वो अपनी ओर क्या खींचने लगेगा, उनके बीच बल लगने लगेगा, वही उसकी सीमा निर्धारित कर देता है। नहीं समझे, एक बार समझो ध्यान से, एक बार और समझने की कोशिश करो। जैसे हमने क्या क्या लिया, एक आवेश क्यों ले लिया बेटा, ठीक है, ये आवेश क्यों ले लिया। अब क्या कर, दूसरा आवेश हमने मान लेते Q1 ले लिया, यहाँ पे Q1 ले लिया, ठीक है, एक आवेश Q लिया, दूसरा आवेश Q1 ले लिया। अब इसके हम वैद्युत क्षेत्र की हमको गणना करनी है, इसका वैद्युत क्षेत्र कहां तक है उस पर बात करना कि इसका वैद्युत बल कहां तक लगेगा। इस वैद्युत क्षेत्र मतलब यानी कि वैद्युत क्षेत्र कब पता चलेगा, जब उस पर वैद्युत बल कार्य करेगा। तो इस आवेश Q1 और Q रखा तो पता चला कोई इनके बीच बल कार्य नहीं कर रहा, यानी इनसे कोई मतलब ही नहीं। तो थोड़ा सा इस Q1 को हम इस साइड खिसकाए, बढ़ा लिया, थोड़ा Q1 इस साइड लेके आए, यहां से Q1 को यहां लाए, तब भी देखा इनके बीच कोई बल कार्य नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा Q1 को और इधर बढ़ा लिया हमने। अब लगा कि हाँ जैसे यहां पे बढ़ा के लाए तो इनके इन Q और Q1 के बीच बल कार्य करने लगा, तो पता चल गया इसकी सीमा ये निर्धारित हो गई। पता चल गया कि ये यहां तक इसका Q1 है। फिर Q1 को ऐसे बढ़ाते गए। अब पता जहां तक ये अपनी ओर क्या इन दोनों के बीच में बल कार्य करता रहेगा, वही एक सीमा निर्धारित हो जाती है। जहां तक इन दोनों के बीच बल कार्य करता रहेगा वही एक सीमा निर्धारित कर जाती है। तो ये पूरा एरिया जो हमने चेक किया, किससे चेक किया, दूसरे आवेश को रखकर हमने जो पूरा चेक किया है, वो पूरी एरिया हमारी क्या कहलाएगी, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगी। अब मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया हो। एक बार और समझ लो, कहा किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये आवेश ले लिया, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके वैद्युत बल का, यानी कि ये दूसरा आवेश रखेंगे तो उनके बीच में यदि कोई ना उनके बीच में कोई ना कोई रिश्ता बन जाएगा, उनके बीच में कोई ना कोई बल कार्य करने लगेगा। तो जो बल कार्य करने लगेगा वही सीमा, जहां तक बल का, जैसे यहाँ पे Q1 रखा, इस वाले Q1 पे हम यहाँ पे थे तो इनके बीच में कोई बल नहीं कार्य कर रहा था। जैसे ये थोड़ा और बढ़ाया तो इनके बीच बल कार्य करने लगा। ऐसे इधर भी होगा, ऐसे यहाँ भी कार्य करेगा, ऐसे यहाँ भी, यहाँ ऐसे यहाँ कहीं पे भी यदि आवेश रखोगे, यदि इसके आसपास कहीं तक भी लाओगे, क्योंकि हमने चेक किया ना, इसके आसपास तक कहीं तक भी लाओगे तो ये अपने उस पर जो दूसरा आवेश उस पर अपना बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा। तो वही पूरी एरिया क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। निरीक्षण कैसे किया, Q1 को रखकर, Q1 को लिया, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, पता चलेगा कि यहां तक कार्य कर रहा है। फिर ऐसे हर जगह चारों तरफ से ऐसे चेक करेंगे,
और जहां जहां पर बल कार्य करने लगा वही हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आप सभी छात्र शेयर करते रहें, ठीक है। आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और शेयर करते रहें दोस्तों। यदि आप शेयर करेंगे तो आपके मित्रों को भी फायदा होगा कि नहीं, तो मित्र भी आपके कुछ सीख लेंगे। कि जेलसी फील करोगे, मित्र को नहीं सिखाएंगे। शिक्षा जितना आप बांटोगे उतना ही बढ़ेगी, ठीक है। तो आप शेयर जरूर करते हैं दोस्तों। अगली बेटा हेडिंग डालिए, स्रोत आवेश। क्या? स्रोत आवेश। सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, इसी को कहते हैं क्या? सोर्स चार्ज, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए तब समझाते हैं। वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, क्या? वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है स्रोत आवेश कहलाता है, सोर्स चार्ज कहलाता है। स्रोत आवेश कहलाता है। स्रोत आवेश कहलाता है वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। नहीं समझे? बहुत आसान मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से समझना, अभी चित्र आपको बना के हमने दिखाया था। ये आवेश क्यों लिया था? अब इस आवेश क्यों क्या? वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। भाई ये तो हमारा आवेश हो गया। अब इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहां तक कार्य कर रहा है वो कौन निर्धारित करेगा? कोई दूसरा आवेश। भाई ये आवेश तो हमने ले लिया, अब हमको इसका पता लगाना है कि इसका वैद्युत क्षेत्र है कहां तक, इसकी एरिया कहां तक है। तो उसका पता लगाने के लिए जिस आवेश का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा कहलाता है स्रोत आवेश। कुछ बात समझे? नहीं, हमने कहा ये हमारा आवेश है Q, तो इस आवेश Q की हमारा जो वैद्युत क्षेत्र कहां तक है उसका पता लगाने के लिए हम स्रोत आवेश का प्रयोग करते हैं। वो जो पता जिस आवेश के द्वारा हम पता लगाते हैं वो कहलाता है हमारा स्रोत आवेश। जैसे हमने क्या अभी बताया था, Q1 लिया था तो यहां रखा तो नहीं पता चला, थोड़ा और बढ़ाया तब भी नहीं पता चला, और जैसे यहां तक ले आए तो पता चल गया था इसकी एरिया यहां तक, क्योंकि इनके Q और Q1 के बीच यहां बल कार्य करने लगा, और यहां पे Q और Q1 के बीच यहां पे बल नहीं कार्य कर रहा था, जब हल्का सा जब इधर खिसकाया तो इनके बीच बल कार्य कर रहा था। ऐसे इधर भी होगा। अब देख, जैसे इसको यहां पे रखा, जैसे यहां पे रखा था पहले तो नहीं कार्य करने के लिए थोड़ा हल्का सा बढ़ाया तो यहां पे पहुंच गए तो इनके बीच बल कार्य कर। ऐसे इधर भी क्या कार्य करेगा? मान लेते यहां पे रखा जैसे तुरंत कार्य करने लगा, ऐसे इधर चारों तरफ कार्य करेगा तो एक एरिया निर्धारित होगा कि नहीं? ऐसे चारों तरफ ये एरिया निर्धारित होगी। अब ये हमारा कहलाएगा स्रोत आवेश, जो हमने गोला कर दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इसके वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण कर रहा है। कौन? Q1 Q के वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। वही तो कहा, वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। वह आवेश जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अब इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अब इसका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न तो होगा, लेकिन जिसके द्वारा हम इसका अध्ययन करेंगे वो आवेश कहलाएगा, स्रोत आवेश कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है बात क्लियर हो गई ना। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आने वाली है इसके जस्ट बाद, अभी नाम नहीं बताएंगे, इसके जस्ट बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आने वाली है। एक हेडिंग और सीख लो पहले, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है। ये तीनों हेडिंगें सीख लोगे तब उसके बाद उस पर जानकारी देंगे, क्योंकि इन तीनों से संबंधित वो परिभाषा है जो आने वाली है। तो अगली हेडिंग डालिए परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज,
परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। क्या हो गया? परीक्षण आवेश। तो इसको भी पहले लिखिए, क्योंकि लिख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही समझाएंगे। ठीक है, तो पहले आप साथ में लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। लिखिए बेटा फटाक से। स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न, स्रोत आवेश द्वारा, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, एक मिनट बेटा, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, कामा लगाओ, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण, एक मिनट, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र में अत्यंत, अत्यंत सूक्ष्म आवेश, अत्यंत सूक्ष्म आवेश प्लस क्यू नॉट, अत्यंत सूक्ष्म आवेश प्लस क्यू नॉट को रखकर स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आवेश को रखकर किया जाता है। स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आवेश क्यू नॉट को रखकर किया जाता है। इस आवेश, इस सूक्ष्म आवेश को, या अत्यंत लिख सकते, इस सूक्ष्म आवेश लिख लो या अत्यंत सूक्ष्म आवेश, बात देखिए। इस सूक्ष्म आवेश को, मतलब बहुत छोटा आवेश होता है, इस सूक्ष्म आवेश को, इस सूक्ष्म आवेश को परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज कहते हैं। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कहते हैं। इस सूक्ष्म आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या? स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आवेश क्यू नॉट को रखकर किया जाता है। इस सूक्ष्म आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे कैसे, इस परीक्षण आवेश को प्लस क्यू नॉट, यानी क्यू सफिक्स में जो जीरो लगाते हैं इसको बोलते हैं प्लस क्यू नॉट या प्लस क्यू जीरो, क्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है या किया जा सकता है, किया जाता है या किया जा सकता है, लिख लो, किया जा सकता है। ठीक है, या किया जाता, कुछ भी लिख लो, समझने के लिए आपको लिखना है। क्या? स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आवेश प्लस क्यू नॉट को रखकर किया जाता है। इस सूक्ष्म आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे प्लस क्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ समझ में आया कि नहीं? नहीं, आप ध्यान से समझो, इसको समझाना क्या चाहते हैं। कहा स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण, मतलब स्रोत आवेश हमने आपको भी बताया था कि वो क्या कर रहा था, जो मुख्य आवेश था उसके वैद्युत क्षेत्र का निर्धारित कर रहा था, उसके द्वारा पता चला था कि वैद्युत क्षेत्र का कहां तक है। ठीक है, जैसे क्या लिया था, अभी वही चित्र फिर बना रहे हैं, ये क्यू आवेश लिया था और ये दूसरा आवेश यहाँ पे Q1 लिया था कि नहीं, Q1 लिया था। तो ये बता रहा था कि तुम्हारा भाई वैद्युत क्षेत्र यहां तक है, क्योंकि जैसे ही इसके संपर्क में आया पता चल गया इन दोनों के बीच बल कार्य करने लगा, तो हमको पता चल गया इसका वैद्युत क्षेत्र यहां से यहां तक कार्य करे, इसके आगे निकाल गए थे, यहीं तक इसकी सीमा है। तो वही कहा स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण, अब इसी के द्वारा तो परीक्षण कर रहे थे हम। स्रोत आवेश तो यही था, जहां से आवेश उत्पन्न हुआ उसका परीक्षण वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आवेश क्यू नॉट को रखकर किया जाता है। हम इसका जो परीक्षण करना है इसको हम क्या क्यू नॉट से रख के करते हैं, क्यू नॉट से रख के करते हैं इसका परीक्षण। ध्यान सुनो, कहने का मतलब है अब क्यू नॉट ही क्यों लेते हैं, परीक्षण आवेश हम लिया क्यों? देखो यदि ये आवेश है तो इसका कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र हो गया,
इस आवेश का कोई ना कोई तो वैद्युत क्षेत्र होगा। ऐसे जितने भी आवेश होंगे सबके कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होंगे कि नहीं? यदि कोई आवेश है तो सबके कोई ना कोई तो वैद्युत क्षेत्र होंगे ही होंगे, तो सबके वैद्युत क्षेत्र होते हैं। तो यदि यहाँ पे हमने Q आवेश लिया तो इसका भी हमने वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे Q1 लिया था, ध्यान समझना, तो इसका तो हमने बता दिया ये वैद्युत क्षेत्र है भैया, ये बता दिया कि इतना एरिया वैद्युत क्षेत्र है इसका। अब इसका भी तो कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, तो ये अगला फिर होगा, फिर उसका जब टेस्ट करेंगे तो उसके बाद कोई और एक वैद्युत क्षेत्र होगा, तो ऐसा तो बढ़ता जाएगा। इसलिए Q आवेश, Q नॉट परीक्षण आवेश ये लिया, ये काल्पनिक होता, कल्पित होता, मतलब आवेश वास्तविकता में आवेश नहीं, सिर्फ इसकी कल्पना की गई है। ये ऐसा आवेश होता ना तो इसका कोई परिमाण होता है, ना तो कोई इसका परिमाण, इसका कोई परिमाण नहीं होता, ना ही इसका कोई वैद्युत क्षेत्र होता। जो परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट से हमने इसको प्रदर्शित किया है, ये एकमात्र इकलौता आवेश इसको माना गया, इसकी सिर्फ कल्पना की गई, कल्पित मान है। ये आवेश सिर्फ इसकी कल्पना की, वास्तविकता में आवेश होता नहीं है, सिर्फ इसकी क्या की गई, कल्पना की गई। इसीलिए जब कल्पना की तो कल्पना थोड़ा अच्छी की जाती है, जैसे सपना देखो, ख्वाब देखो, तो अच्छे देखो, पूरे काहे देखो भाई, जिसमें आनंद आए कि नहीं भाई। कोई सपना देखना है तो बुरा देखना चाहोगे कि अच्छा देखना चाहोगे? वो सोचो कि बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा देखना चाहोगे ना, कि अच्छे से अच्छा सोचोगे, कुछ खाने को मिले तो सोचोगे आज रसगुल्ला खाएं बढ़िया छेना वाला, कि नहीं? तो अच्छे सपने देखोगे ना। इसी प्रकार जब परिकल्पना की गई तो अच्छे आवेश की परिकल्पना, ऐसे आवेश की परिकल्पना की गई जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, जिससे हम आसानी से इसका एरिया डिसाइड कर सके। तो ये परीक्षण आवेश Q नॉट होता है, ये कल्पित होता है, कल्पित मान होता है, इसकी कोई, इसका जो होता है अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, सिर्फ इसकी सहायता करने के लिए आया, इसके वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए आया है। कौन सा? परीक्षण आवेश। आप समझे कि परीक्षण आवेश क्यों लिया गया? इसीलिए कहा स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण। ये स्रोत आवेश, इसके स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न, इसके अब इसके ये आवेश इसके द्वारा उत्पन्न एक वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इसके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसके वैद्युत क्षेत्र का, जिसे हम आवेश द्वारा परीक्षण करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आवेश Q नॉट को रखा किया था। अब ये आवेश होगा, मान लेते एक हमारा ये आवेश हो गया। अब इस आवेश का परीक्षण हम किससे करेंगे? इससे। अब यही आवेश क्यों लिया? यहाँ कुछ और भी ले सकते थे। ये आवेश इसलिए क्योंकि इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए आसानी से इसके वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण कर देगा। और अन्य यदि इसके अलावा कोई आवेश लेंगे तो उसका खुद का एक वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? तो खुद का वैद्युत क्षेत्र, तो ऐसे तो वैद्युत क्षेत्र बहुत बनते जाएंगे, तो निर्धारित करने में थोड़ी समस्या आती है। इसलिए इसकी परिकल्पना करके ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा आवेश ऐसा है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आवेश है जिसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, या निम्नलिखित में ऐसा कौन सा आवेश है जिसका क्या होता है, ना तो उसका, जिसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो क्या बताओगे? परीक्षण आवेश का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करना है, स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करना है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में अत्यंत सूक्ष्म आवेश Q नॉट क्यों माना, परीक्षण आवेश क्यों माना? क्योंकि इसलिए माना क्योंकि उसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र होता ही नहीं, ये कल्पित मान है, सिर्फ माना गया है। तो आसानी से ये जो आवेश है इसका आसानी से हम इसके वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण कर लेंगे, इसके आसानी से इसके वैद्युत क्षेत्र का निर्धारण कर लेंगे। इसीलिए परीक्षण आवेश की कल्पना की गई है। ठीक है, कल्पित माना गया, इसीलिए मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये रब करें बेटा। तो आज आपने क्या क्या सीख लिया बेटा, ध्यान समझिए। आज आपने क्या क्या सीखा बताओगे भैया? मुझे उम्मीद है आपने जो जो आज सीखा समझ में आया होगा। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, उसके बाद आपने सीखा स्रोत आवेश क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या सीखा? अभी तो देखा परीक्षण आवेश। इससे परीक्षण आवेश को क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र जो होता है सदिश होता है। वैद्युत क्षेत्र कैसा है? सदिश है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र यदि उत्पन्न हो रहा तो उसमें दिशा भी होगी और क्या होगा? परिमाण भी होगा। क्योंकि सदिश का मतलब क्या? दिशा और परिमाण दोनों होता है ना। तो वैद्युत क्षेत्र सदिश दोस्तों है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिए, जो आज के लेक्चर की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लिखे दे रहे हैं, रेड कलर से लिखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है, तो इसको भी पहले लिखिए तब समझाते, उसके बाद लिखिए फटाक से। वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर एफ, क्योंकि बल कैसी राशि, सदिश राशि, इसलिए वैद्युत बल वेक्टर एफ तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परीक्षण आवेश यहां लिख लो, परीक्षण आवेश Q नॉट या प्लस Q नॉट, ठीक, के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी और थोड़ा समझा रहे हैं, पहले और लिख लीजिए। इसे वेक्टर ई इसलिए लिखे क्योंकि सदिश राशि है, या खाली से इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब फार्मूला लिखिए, फिर समझाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, सदिश राशि, इसलिए तो उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q नॉट। ठीक, ये फार्मूला है क्या। अब देखो यहां से डिफिनेशन निकाल सकते हैं, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये क्या है, वैद्युत बल है, और ये क्या, हमारा आवेश हो गया। ये वैद्युत बल होगा, ये हमारा आवेश होगा। क्या, कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं समझे, देखो ये जो हमारा बटे होता है, ये बटे लगा, इसी को क्या कहते हैं, अनुपात। क्या कहते हैं, जब लैंग्वेज लिखे ये काहे में कन्वर्ट हो जाता है, अनुपात में। काहे में कन्वर्ट होता है, अनुपात में। तो क्या, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब याद हो गया, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर F तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, या सदिश राशि। अच्छा, इसका मात्रक बताओ दोस्तों। F कैसी राशि है, F कैसी राशि, सदिश राशि, और सदिश F है क्या, वैद्युत बल है, और बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है, बताओ, कमेंट करो फटाक से। न्यूटन। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, न्यूटन।
और ये जो बटा होता है, जो अपान लगाते हैं, यही बेटा जब हम फिजिक्स में लिखते हैं मात्रक को तो यही प्रति में चेंज हो जाता है। ये बटा यही फिजिक्स में जब लिखते हैं तो प्रति में चेंज हो जाता है। तो न्यूटन प्रति, और क्यू क्या है? आवेश है। और सबसे पहले दिन बताया था आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। पूछ लेता आपके एग्जाम में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नोट कर लो कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वेक्टर F तथा परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं या एक सदिश राशि। और एक नंबर से लगा के 2 नंबर, या तो 1 नंबर में पूछी जाती है या 2 नंबर में पूछी जाती है। 2 नंबर में पूछी जाएगी तो साथ में बीमा भी लगा देता है, इसकी बीमा भी लिखिए और फटाक से आपको 2 नंबर इसमें मिलेंगे। कितनी आसान डिफिनेशन, कुछ दम है इसमें। बस आप एक बार पूरे मनोभाव के साथ इसको पढ़िए, पूरा मन लगा दीजिए वीडियो देखने में, तब मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसकी बीमा निकालते हैं। बीमा पे चर्चा करते हैं। रब करें दोस्तों, ठीक है। हेडिंग डालिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, इसी में बढ़ा रहे हैं। आप नई हेडिंग डालिए, ऐसा नहीं काट के कॉपी में इसी के आगे बढ़ा लो। बढ़ाओगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। विमा कहें या विमीय सूत्र बार बार हम जिक्र करते हैं। क्या लिखोगे? हम जानते। बाई चांस खाली पूछ लिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, तो ऐसे करना, हम जानते हैं कि वी नो डैट, जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की, लिख लेना, एक लाइन लिख लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, E बराबर F अपान Q नॉट। ये तो आपको पता ही। अब निकालना है क्या? बीमा, तो सब में की बीमा लगा दो। कैसे? E की बीमा बराबर क्या हो जाएगा? F की बीमा बटे क्या? Q नॉट की बीमा। राइट, कोई समस्या? आप फटाक से रखो। F की बीमा क्या होती है? F हमारा बल है, और बल की बीमा क्या होती है? कमेंट करके बताओ दोस्तों फटाक से। क्या? M L T माइनस 2 होती है, बल की बीमा होगी। और बटे आवेश Q, तो पहले लेक्चर में ही बताया था आवेश की बीमा क्या होती है, कैसे निकाला था वो भी सिखाया था, याद है? AT। ठीक है, आवेश बीमा क्या होती है? AT होती कि नहीं? तो अब यहां से देखो क्या हो जाएगा हमारा, M, इन दोनों को ऊपर भेज रहे हैं तो M हो गया, यहाँ L है क्या होता है, L भी उतार लिया, यहाँ भी T है, यहाँ भी T है, तो इस T को ऊपर बेटा ले जाएंगे तो यहाँ -2 पावर है, और इसकी यहाँ पावर कितनी? 1 है। ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी। नहीं समझे? चलो एक बार हम करके दिखा देते हैं। T-2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? A-1 और T-1 हो जाएगा। ठीक है, अब तो उसको सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा? M, ये L ऐसे ही रहा, और ये T-2 है, और ये -1, तो माइनस का 3 हो गया, और A-1 बचा जाके। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। आता है E की बीमा। E की बीमा का मतलब वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या आएगा कि ML T-3 A-1। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप सभी छात्रों को बहुत पसंद आया होगा। फिर भी यदि किसी भी छात्र या किसी भाई बहन को कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप तुरंत निसंकोच कमेंट करिए, आपका भाई आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी छात्र वीडियो को शेयर जरूर करिए और जी जान के साथ पढ़ाई करते रहे दोस्तों, यही आपका भाई आपसे उम्मीद करता है। ठीक दोस्तों, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी छात्र लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।